तारा किस करते हुए सिर्फ यही सोच रही थी कि देव ने उसे किस किया, लेकिन किस क्यों नहीं किया। किस हुई उनके बीच में, लेकिन किस नहीं हुई। वो यही सोच रही थी और इसी मुठभेड़ में खुद ही देव को किस कर लेती है। करीब 5 मिनट बाद वो देव से दूर हो जाती है और एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए बोलती है, आप क्यों कुछ ही दिन में किस करना भूल गए क्या? ऐसे किस करते हैं? पता नहीं आप किस करने की जगह क्या कर रहे थे। जब बंदी आपको खुद किस करने की इजाजत दे रही है, तो आप बिल्कुल शरीफ इंसान की तरह बनकर बैठ गए। हमें पता है आप इतने शरीफ हैं नहीं, जितना खुद को शरीफ दिखाते हैं। हमें अच्छे से पता है आपके बारे में, तो हमारे सामने तो आप बिल्कुल शरीफ बनना बंद करें प्रोफेसर। आप जब देखे तब हमें किस करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जब हम आपको सामने से किस करने का ऑफर दे रहे हैं, तो आप इतने शरीफ बनेंगे। हमें किस तक नहीं करें, ये बात कुछ हमें हजम नहीं हो रही है। खैर, इस बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हमें और खट्टा खाने का मन कर रहा है और हमें अमिया दे। देव वहीं से अमिया उठाकर तारा को दे देता है, क्योंकि वो इतनी सारी अमिया लेकर आया था। तारा का जितना मन करे खाने को खा सकती थी। तारा अमिया खाने लगती है। वो करीब 5 अमिया धीरे धीरे करके खा लेती है और उसने बहुत सारी चॉकलेट्स भी खा ली थी। वो वहां पर पड़े चॉकलेट्स के रैपर्स को एक प्लेट में रखकर और अमियों की गुठलियों को उसी में रखकर देव को देते हुए बोलती है, अब आप ये टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हैं? इसे जाकर किचन में रखाए और हाँ प्लेट जरूर धो दीजिएगा। किचन में दीदी को रात के बर्तन बिल्कुल भी फैले हुए किचन में पसंद नहीं है, तो इसलिए आप प्लेट धो दीजिएगा। देव वहां से जाते हुए तारा को देखकर बोलता है, जो हुक्म आपका हमारी नई बीवी साहिबा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वो सीधा वहां से किचन में जाता है और उन सारी प्लेटों को 10 मिनट में धोकर उसे अच्छे से रख देता है और फिर रूम की तरफ आ जाता है। जैसे ही रूम का दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि सामने तारा पंखे पर दुपट्टा डालकर खड़ी हुई थी और उस दुपट्टे को घसीट रही थी। देव जल्दी से अंदर आकर तारा को अपनी बाहों में उठा लेता है। ऐसे अचानक किसी के उसे अपनी बाहों में उठाने से तारा घबरा जाती है और कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी वो ग्रीन काली गहरी आंखों से मिल जाती हैं। तारा एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर घबरा जाती है। देव उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम क्या कर रही थी जान? पागल हो गई हो? माना तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। तारा जो अभी तक उसे एक तक देख रही थी, उसकी आखिरी की बात सुनकर उसे बेवकूफों की तरह देखने लगती है और खुद से ही बोलती है, क्या इन्हें हम पागल दिखते हैं, जो हम खुद की जान लेंगे? वो देव से खुद को बेड पर बैठाने का इशारा करती है। देव उसे बेड पर बैठा देता है। तारा आराम से आलती पालती मारकर बैठ जाती है। फिर वो देव को देखते हुए बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे? देव उसे देखते हुए बोलता है, तो आप ये क्या कर रही थी? यहाँ पर आप कोई स्टंट कर रही थी क्या? दोबारा से दुपट्टों को पकड़कर खड़े होते हुए बोलती है, हम चेक कर रहे थे, इसमें फंदा अच्छे से लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर किसी हट्टी कट्टी इंसान को इसमें लटकाया जाएगा, तो क्या वो मरेगा कि नहीं मरेगा? अब हमारी शादी हो गई है, आपने रात में हमारे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की, तो हमें खुद को सेफ तो करना होगा ना। अगर आपने रात में कुछ ऐसी वैसी हरकत की, तो हम सीधा आपको इसी फंदे में लटका देंगे। फिर आप इसी में लटक के मर जाएंगे। आप हमसे दूर ही सोएगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। इतना बोलकर तारा वहां से उठने लगती है। देव उसकी कमर में हाथ डालकर उसे वही बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। देव की नजर लगातार इतनी देर से तारा की क्लीवेज पर थी। तारा देव की इस हरकत पर गुस्से से उसे घूरने लगती है। जब तारा को महसूस होता है कि देव की नजर कहाँ है, वो गुस्से में उसे खुद से दूर करने लगती है। देव ने तारा के ऊपर उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था। वो उसे थोड़ा दूर था ताकि उसके बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तारा देव को दूर करते हुए बोलती है, आप ये क्या देख रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? जरा सी भी, बेशर्म प्रोफेसर। देव कुछ ही शब्द में अपनी बात पूरी कर देता है। यू सेड्यूस मी, तारा देव को देखते हुए बोलती है, व्हाई यू थिंक दैट आई सेड्यूस्ड यू? देव तिरछा मुस्कुराकर बोलता है, अपनी ड्रेस देखो, फिर तुम ऐसी चीज पहनकर हमारे सामने आओगी तो हम कब तक कंट्रोल करेंगे? हमने जब से तुम्हें नीचे देखा है, तब से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, पर अब कंट्रोल नहीं होता। जान, वैसे भी आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात में तो थोड़ा सा रोमांस होता है, वैसे तो हमें पूरा का पूरा कर लेना चाहिए था।
पर तुम्हारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा कम करेंगे। लेकिन आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट तो बनेगी, तुम चाहो या ना चाहो। सही कहा तुमने, हम इतनी शरीफ है नहीं जितने की दिखते हैं। तो जब तुम्हें पता ही चल गया है कि हमें इतनी शरीफ है नहीं, तो हम अपनी शराफत क्यों दिखाएं तुम्हें जान, और हम तुम्हारे कपड़े भी अनजिप कर देते हैं। तुम्हें ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी अनजिप करने में। वैसे भी देखकर पता चल रहा है कि तुम इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो जान। जब ड्रेस में कंफर्टेबल ही नहीं हो तो ड्रेस पहन क्यों रखी है। हम अभी इसी अनजिप कर देते हैं। तारा देव से दूर होकर चीख मार देती है। देव अपने कानों को उससे दूर कर लेता है और बोलता है, चुप। तारा चुप होती है। देव उसकी तरह देखते हुए बोलता है, क्यों इतना तेज चिल्ला रही हो, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं। तारा थोड़ा हकलाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। देव अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, हमें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है ना। अपनी बीवी से हम शर्म करेंगे तो कैसे चलेगा। आपने वो नहीं सुना है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और हमें अपने कर्म थोड़ी ना फोड़ने हैं, इसलिए हम कोई भी शर्म नहीं करेंगे। आई एम ए बेशरम टाइप, बोलकर वो अपनी आई विंक कर देता है। तारा बस उसको देखती ही रह जाती है। शर्म के मारे उसके गाल पूरी तरीके से लाल हो गए थे, जिसे देखकर देव हल्का सा मुस्कुरा देता है। जब तारा को अपने आसपास देव की प्रेजेंस महसूस नहीं होती, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि सामने देव अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। तारा उसे देखकर हकलाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं। देव शरारती अंदाज में बोलता है, अरे हमारी सुहागरात है तो सुहागरात माननी है ना। आप अपने कपड़े उतरवाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी हमारे सामने बिना कपड़ों के, तो हमने सोचा पहले हम अपने कपड़े उतार लेते हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इतना बोलकर देव अपनी शर्ट उतार कर वही बेड पर फेंक देता है। जैसे ही वो अपने हाथ अपनी पैंट में लगाता है और पैंट का बटन खोलने ही वाला होता है कि तारा एक बार फिर जोर की चीख मार देती है, अभी तो हमने आपके साथ कुछ किया भी नहीं और आप चीखें पहले से मारने लगी। तारा उसे देखकर हकलाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको जरा सी भी शर्म नहीं है, एक लड़की के सामने ऐसे पेंट उतार रहे हैं। देव उसे देखते हुए शरारती अंदाज में बोलता है, हमारे पेंट उतारने में आप इतना चिल्ला क्यों नहीं रही है, क्या आपका शर्म आ रही है हमारी पैंट उतारने में, या फिर आप हमारी पैंट उतारना चाहती हैं। तारा अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वो खुद से ही बोलती है, हे दुर्गा माँ, ये किस अजीब आदमी के साथ हमारी शादी हो गई, इतना बड़ा बेशर्म ठरकी इंसान हमने आज तक नहीं देखा। कितना इम्पेशंस दिख रहे हैं हमारे सामने। देव वैसे ही खड़े हुए बोलता है, बीवी, अभी तो हमने आपसे कहा कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और आपको देखकर ऐसे ही लग रहा है कि आप कितना ज्यादा शर्म आती है। अगर हमने भी शर्माना चालू कर दिया तो फिर तो हम लोग का बेड़ा गर्क। इसीलिए हमसे उम्मीद मत रखिए कि हम जरा सी भी शर्म करेंगे। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि शर्म के मारे उसके कान और गाल पूरी तरीके से लाल हो गए थे। देव आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड में अच्छे से लेटा देता है। वो खुद क्लोजेट रूम की तरह चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो क्लोजेट रूम से बाहर निकलता है। उसने एक व्हाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। उसकी ऊपर बॉडी में कुछ भी नहीं था। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी वो एब्स जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। तारा को जब कुछ भी किसी की भी आवाज महसूस नहीं होती तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, लेकिन उसे अपने बगल से कुछ आहट सुनाई दे रही थी। वो जैसे ही अपने राइट साइड देखती है तो वो देव को देखते ही रह जाती है। उसकी वो अट्रैक्टिव बॉडी उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि देव कब उसके करीब कब आ गया। वो तो बस देव को निहारने में ही लगी हुई थी। देव उसको देखते हुए बोलता है, I know I am attractive, I am so handsome and sexy, it's your right to see me, but in this time you have to change your clothes, otherwise I will say that you are seducing me. तारा उठकर बैठ जाती है और देव को घूरते हुए बोलती है, क्या क्या बोला आपने हमें, हम आपको सेड्यूस कर रहे हैं। हम शांति से यहाँ पर लेटे हैं, जो कि आप हमें लेट कर गए और फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम आपको सेड्यूस किए। आपको जरा सी शर्म नहीं आती हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए। तारा पूरा सारा राशन पानी लेकर देव के ऊपर चढ़ जाती है। तारा बोले ही जा रही थी। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मम मम। तारा की आवाज ही बंद हो जाती है।
वो जो बोलना चाहती थी, उसके सारे शब्द उसकी गले में ही अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि देव ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया था। तारा देव की कोई बात ही नहीं सुन रही थी और बस अपना ही बोले जा रही थी। देव के पास एक ही रास्ता था, उसे शांत करने का। एक बार फिर देव तारा के होठों पर अपने होंठ रखता है और वो उसे किस बिल्कुल भी नहीं करता। तारा इस चीज से बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। वो जैसे ही देव को किस करने वाली होती है, तो वो उससे दूर हो जाता है। तारा गुस्से में उसे घूरते हुए बोलती है, फिर आपने ये किया, जब किस करनी ही नहीं होती, तो हमारे होंठ क्यों अपने होठों में भरते हैं? क्यों हमें किस की लालच दे करके हमसे दूर हो जाते हैं? तुम्हें नहीं करनी होती तो तुम हमारे होठों में अपने होठों को रखा कर बस लालच देंगे और दूर हो जाएंगे। तारा किसी शिकायती बच्ची की तरह एक किस को लेकर देव से शिकायत करने में लगी हुई थी। वो बस उससे शिकायत करे ही जा रही थी। फिर देव को घूरते हुए बोलती है, आपने हमें किस क्यों किया? हमारे होठों को अपने होठों से क्यों छुआ? जब नहीं किस करने थी, हम कुछ बोल रहे थे ना। देव अपनी कड़क आवाज में बोलता है, शट अप, कब से हम सुन रहे हैं, ऐसे ही बोले जा रही है। सिर्फ आपकी यही आवाज को बंद करने के लिए हमने आपके होठों पर अपने होंठ रखे थे। आप अभी चुप नहीं हुई, तो हम दोबारा वही कर सकते हैं जो अभी किया था। तारा अपने हाथों से देव के सीने पर मारते हुए बोलती है, आप गंदे हैं, हम बहुत गंदे हैं, आप हमें किसका लालच देते हैं? फिर उसके बाद तुम्हें बिना किसके ही तुम चले जाते हो। क्यों करते हैं आप ऐसा? किसका लालच क्यों देते हैं, जब आपको किस करनी ही नहीं होती है? आपने ये दूसरी बार की है। पहली बार भी आपने किसकी लालच दी और फिर उसमें आपने किसकी ही नहीं, आप दूर चले गए थे। अब आप जल्दी से हमें किस करिए, हम कुछ भी नहीं जानते। देव खुद से ही बोलता है, ये लड़की जो हर वक्त हमसे दूर भागती थी, हमें अपने पास तक नहीं आने देती थी और अब बोल रही है कि हम खुद से किस करें। पहले खुद ने हमें किस किया और अब चाहती है कि हम भी इसे किस करें। अजीब लड़की है। क्या प्रेगनेंसी के मूड स्विंग ऐसे होते हैं? हम कैसे झेलेंगे? अब झेलना तो पड़ेगा। शादी का तुम्हें बहुत शौक था ना, शादी करने का, अब झेलो। तारा देव के सामने अपने हाथों को हिलाते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर प्रोफेसर, आप कहाँ खो गए? करिए, जल्दी से हमें किस करिए। बोलकर वह अपना पाउट बना लेती है। देव तारा को अपनी बाहों में उठाकर नीचे खड़ा कर देता है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। देव के हाथ तारा की गर्दन पर चल रहे थे। देव के हाथ तारा की ड्रेस पर चले जाते हैं और वो एक झटके में तारा की ड्रेस की जिप खोल देता है, जिससे उसकी व्हाइट कलर की ड्रेस एक ही बार में नीचे गिर जाती है। तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। आंखें बड़ी होने की वजह से उसकी पूरी पलकें आईब्रो से टच हो रही थी। उसकी वो ग्रीन आईज देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तारा को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो देव को लगातार घूरे जा रही थी, लेकिन देव ने एक नजर भी उसे नीचे नहीं देखा। उसकी नजरें तो सिर्फ तारा के चेहरे पर थी। वो अपने हाथ में लिए हुए तारा के नाइट सूट की शर्ट को उसे पहनाने लगता है। तारा नाइट सूट पहन तो रही थी, लेकिन उसका चेहरा शर्म से पूरी तरीके से लाल हो गया था। वो शर्म के मारे कहीं डूबना चाहती थी। वो खुद से ही बोलती है, ये इंसान क्या सीधे सीधा हमसे बोल तो सकते थे ना, हम चेंज कर लेते, इन्हें जरूरी था हमारे साथ ही करना। तारा बस अपने मन में बड़बड़ाए जा रही थी। देव तारा को अच्छे से उसकी शर्ट पहना देता है। वो उसकी शर्ट के बटन लगा रहा था, लेकिन उसने अभी भी तारा की बॉडी को एक बार भी देखा नहीं था और नहीं उसने किस ब्रेक की थी। वो तो बस उसकी किस खोया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके वो हाथ अपने आप ही तारा को उसकी शर्ट पहना रहे हो। उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किस में ही खो गया हो। देव तारा की शर्ट के बटन अच्छे से लगा देता है। अब जाकर वो तारा को छोड़ता है। तारा शर्मा जाती है और दोनों ही किस की वजह से गहरी लंबी सांस ले रहे थे। वो देव के सीने से लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि देव ने एक ही किस में उसकी सारी जान ने छोड़ दी है। वो देव के सीने से लगकर गहरी लंबी सांस ले रही थी, जो देव को अपनी चेस्ट पर महसूस हो रही थी। देव तारा की कमर पर वैसे ही हाथों को रखे खुद से चिपका कर बोलता है, तुम खुद अपनी पैंट पहनोगी या फिर मैं पहनाऊं? नहीं, एक काम करते हैं, तुम ऐसे ही रहो, ऐसे ही हम सो जाते हैं। फिर ये ऊपर शर्ट का क्या करना है? हमें शर्ट को भी अलग कर देते हैं। वो जैसे ही बटन खोलने को हाथ बढ़ाता है, तारा उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपनी हौंफती हुई आवाज में बोलती है, ये आप क्या क्या कर रहे हैं? एक तो आपने बिना हमारी मर्जी के, बिना हमसे पूछे, हमारी ड्रेस उतार दी और फिर हमें हमारा नाइट सूट की शर्ट पहनने के बाद आप उसे भी दोबारा उतारना चाहते हैं।
तारा देव के हाथ से अपने नाइट सूट की पैंट छीन लेती है और जैसे ही उसे पहनाने को होती है, देव उसके हाथ से उसके नाइट सूट की पैंट छीन लेता है और बोलता है, हम पहना रहे हैं ना, तो आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है? दीजिए, हमें आपको पेंट पहनानी है, आपको क्यों शर्म आ रही है? जब हम पहना रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्यों इतना ज्यादा शर्मा रही हैं? तारा देव को घूरते हुए बोलती है, आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप घूम जाए, हम पहन लेंगे। लेकिन देव नहीं घूमता और उसे वैसे ही देखने लगता है। देव की नजर तो तारा की गोरी टांगों में ही अटक कर रह गई थी। वो उसकी गोरी टांगों को घूरे जा रहा था। तारा इस बार उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देव प्लीज, आप घूम जाए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आपसे, प्लीज एक बार घूम जाए। हमें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। शर्म आ रही है हमें, प्लीज घूम जाए। देव अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर तारा को घूरते हुए अकड़ कर बोलता है, तो ऐसे बोलना था ना, हम पहले ही मान जाते, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तारा उसे घूरते हुए बोलती है, तो क्या हम आपको फारसी में बोल रहे थे, हिंदी में ही बोल रहे थे ना? नहीं, हम जर्मन बोल रहे थे। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रही थी? और मलयालम वो तो हमें आता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कैसे? और जर्मन फारसी ये भी हमें नहीं आती है, सिर्फ हमें हिंदी और इंग्लिश आती है, उसी में हम आपसे बात कर सकते हैं। तो आप नौटंकी करना बंद करिए और चुपचाप से इस बार घूम जाए, नहीं तो हम सीधे आपकी बैक में एक लात मार के आपको सीधे रूम से बाहर निकाल देंगे। देव अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलता है, हाँ, आपको शर्म नहीं आती? आप अपने पति को शादी के पहली रात, हमारी सुहागरात वाली रात को आप अपने पति को अपने रूम से बाहर निकालना चाहती हूँ। कितनी जालिम बीवी हैं आप। देव ये सब बात पलट कर ही बोल रहा था। तारा जल्दी से अपनी पैंट पहन लेती है और देव के सामने आकर बोलती है, जालिम, आपने हमारा जालिम रूप अभी देखा कहाँ है? आपने तो भी हमारा सिर्फ कूल साइड देखा है, हमारा डार्क साइड कब देखा है? जिस दिन आप हमारा रूप आप देख लेंगे ना, उस दिन आप मुझसे तमीज से बात करेंगे। देव तारा की कमर में अपना एक हाथ डालकर उसे खुद से बिल्कुल सटा देता है। दोनों के बीच में अब हवा तक जाने का भी फासला नहीं था। देव उसकी ग्रीन आइज में देखते हुए बोलता है, और जिस दिन आपने हमारा डार्क साइड देख लिया ना, जो आप ये कैंची जैसी जुबान चलाती है, ये चलना बंद हो जाएगी, हमारे सामने अपनी जुबान को लगाम देकर रखेंगी, इनफैक्ट कुछ बोलेंगी नहीं। जिस दिन आपको हमारी डार्क साइड के बारे में पता भी चल गया, देखना तो दूर की बात। तारा देव से कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप से जाकर बेड पर लेट जाती है। वो ऐसे ही पूरे बेड में फैल कर लेटी थी, जिससे वहां पर देव न लेट पाए। देव कोने में जगह देखकर सुकून से उस कोने में लेट जाता है, क्योंकि उसे सोना तो था और अपनी जिद्दी बीवी से वो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता था। वो जिद्दी बीवी उसकी ही थी, उसे वही शादी की जिद करके उसे लेकर आया था, तो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ अर्चना कब से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांश उसे सोने ही नहीं दे रहा था। वो बस उसे परेशान किए जा रहा था। अर्चना पलटकर वेदांश को घूरते हुए बोलती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए? वेदांश एक ही शब्द में अपना जवाब देता है, तुम क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अर्चना उससे अब ये सवाल पूछ ही लेती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से झुंझला गई थी, क्योंकि वेदांश उसे सोने ही नहीं दे रहा था। बताया तो, हमें अपना बच्चा चाहिए। दादाजी ने हमें सिर्फ 1 साल का वक्त दिया है, अब हमें 1 साल के अंदर अंदर बच्चे चाहिए ही। अब हमें 1 साल के अंदर अंदर बच्चा नहीं मिल सकता। कम से कम ये खुशखबरी तो हम दादाजी को दे ही सकते हैं। वैसे भी हमारी शादी को इतने महीने हो गए हैं, हमारी इतनी कोशिशें के बाद भी आपकी टमी में हमारा बेबी आया ही नहीं। आपने सही से मेहनत की ही नहीं और ना ही हम ऐसे मेहनत करने देती है। आपको पता है ना, हर काम करने के लिए मेहनत जरूरी होती है। जैसे आपने अपने भाई के साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए मेहनत की, हमने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मेहनत की, तो हमें बेबी चाहिए, तो उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन तुम बच्चे के मामले में इतनी आलसी क्यों हो जाती हो? इतना आलसीपन भी अच्छा नहीं होता है। अभी भी सुबह होने में 4 घंटे बचे हैं, हम इसमें अच्छे से मेहनत कर सकते हैं और इसे हम अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। आपको पता है मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के कितने फायदे होते हैं? बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। बॉडी ठीक रहती है। लेकिन आप गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज करती ही नहीं अब, है ना? हम आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज करा देंगे। चलिए, जल्दी से। अर्चना कुछ बोलने को होती है लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह जाती है, क्योंकि वेदांश ने उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया था और वो लगातार पैशन के साथ उसके होठों को किस किए जा रहा था।
वो कभी उसके होठों को किस करता, तो कभी उसके मुंह में अपनी जबान एंटर करके उसकी जीभ में अपनी जीभ फंसा लेता और उसकी जुबान को शक करने लगता। वो लगातार उसे किस किए जा रहा था। उनकी ये किस डीप पैशनेट किस बनती जा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद वेदांश अर्चना के होठों को रिहा करता है। अर्चना गहरी लंबी सांस ले रही थी। वेदांश उसकी वो गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। अर्चना उसे घूरते हुए बोलती है, ये आप इतना ज्यादा लंबा किस क्यों करते हैं? आधे आधे घंटे तक हमें सांस नहीं आती है, हमारी सांसें रुकने लगती है, लेकिन आपको थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। आपको तो सिर्फ अपनी एक किस से ही मतलब है, चाहे इससे हमारी सांस ही क्यों ना रुक जाए। वेदांश उसे गुस्से में घूर रहा था। उसकी ग्रे और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वेदांश उसके जबड़े को पकड़कर बोलता है, आज तो आपने ये बात बोल दी, आइंदा से ये बात आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। आइंदा से हम आपके दिमाग में भी इस बात को ना देखें। अपने दिमाग से यह ख्याल मिटा दीजिए कि आपको कभी कुछ होगा। आपके वेदांश ठाकुर की बीवी ठाकुर की ठकुराइन है, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। वेदांश अर्चना के जबड़ों को छोड़ देता है और उसकी गर्दन पर आ जाता है। वो अर्चना की गर्दन पर जोर से बाइट करता है, जिससे अर्चना की हल्कियां निकल जाती है। वेदांश अर्चना को उसके बदले से अलग कर देता है। अब अर्चना से वो सिल्की की सोल्डर नाइटी में थी। वेदांश उसकी गर्दन और कंधे पर लगातार अपने होठों को चलाए जा रहा था। वो अपने होठों से वहां पर निशान बनाने लगता है और होठों से ही कुछ पैटर्न बनाने लगता है, जो अर्चना को समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस वेदांश की हर एक मूड को देख रही थी और शांति से ऐसे ही लेटी हुई थी। उसके हाथ उसकी खुली पीठ पर चल रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्चना की आहें उस पूरे कमरे में गूंजने लगती है। अर्चना गहरी गहरी सांस ले रही थी। वो अपनी गहरी सांस वेदांश के चेहरे पर छोड़ रही थी। पूरे रूम पर शांति थी, सिर्फ रूम में उनकी वो गहरी सांसों की ही आवाज आ रही थी। कभी उनकी उनकी गहरी सांसें की आवाज आती, तो कभी अर्चना की चीखें और आहें। दोनों के कपड़े वही बेड के नीचे जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। दोनों ही इस समय एक दूसरे को बेइंतहा प्यार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटकर एक दूसरे के ऊपर प्यार की शिद्दत बरसा रहे थे। दोनों के बदन आपस में उलझे हुए थे। वेदांश कभी अर्चना को किस करता, तो कभी अर्चना उसके पूरे बदन पर किस करती। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इस तरह जुड़े हुए थे कि दोनों को ये तक होश नहीं था कि वो एक दूसरे के इस वक्त दुश्मन है। अर्चना सिर्फ वेदांश से अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन इस वक्त वो उस पर अपनी प्यार की शिद्दत लुटाने में लगी थी। अर्चना की एक बार फिर चीख निकल जाती है। वेदांश अपनी कमर को हिला रहा था और उसके होठों पर लगातार किस कर रहा था। वो बार बार उसके होठों की तरफ जाता, फिर उससे दूर होता, फिर उसके होठों को अपने होठों से छूता, फिर उससे दूर होता। सुबह के 4 बजे दोनों ही पसीने से थककर एक दूसरे के ऊपर ही सो गए थे। वेदांश अर्चना को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। दोनों के ऊपर एक सफेद कलर की चादर पड़ी हुई थी। दोनों के बदन आपस में उलझे हुए थे। दोनों को इस तरीके से देख ऐसा पता चल रहा था कि वो एक दूसरे पर अपनी प्यार की शिद्दत लूटा रहे हो। सुबह का वक्त, तारा की आंख एक जोरदार चीख के साथ खुलती है। ये चीख देव की थी, जो नीचे जमीन से अपनी कमर को पकड़कर खड़ा होते हुए बेड पर बैठ रहा था। तारा जल्दी से उठकर देव को देखते हुए बोलती है, आपको क्या हुआ? आप बेड की जगह नीचे जमीन पर क्यों सो रहे थे? क्या आपको बेड पर नींद नहीं आ रही थी? देव तारा की ये बात सुनकर उसे घूरने लगता है। देव उसे घूरते हुए बोलता है, हमें कोई शौक नहीं है नीचे फर्श पर सोने का। आप सोई कैसे हैं? आधे टेढ़े ढंग से, कभी हमारे ऊपर अपना पैर रख रही है, कभी हाथ रख रही है, कभी पेट पर लात मार देती है। रात को इतनी जोर से हमारे पेट पर लात मारा था, ऐसा लग रहा था कि जितना भी खाया पिया है ना, सारा का सारा ही निकल जाएगा। और सुबह के टाइम तो आपने हद ही कर दी। आपने हमें लात मारकर नीचे गिरा दिया और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है। क्या आप ऐसे सोती है? तारा लगातार आंखें छोटी कर देव को देखे जा रही थी, फिर अचानक से उसके ऊपर चढ़ जाती है। तारा के ऐसे चढ़ने से देव संभल नहीं पाता और सीधा बेड पर लेट जाता है। तारा उसके पेट पर बैठकर बोलती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तमीज से सोते हैं। आप ये हमारे ऊपर झूठ इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम इतना तमीज से सोते हैं कि अपनी जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाते हैं, और आप हमसे बोल रहे हैं कि हम इतने आड़े टेढ़े सो रहे थे और रात में हमने आपको मारा। देव भी वैसे ही उसे देखते हुए बोलता है, हाँ, आपने रात में हमें मारा और इतनी जोर से मारा कि हम एक कोने में सो रहे थे।
जबकि हमें एक कोने में सोने की आदत नहीं है। आराम से सोने के लिए जगह चाहिए, लेकिन आपकी वजह से हमें एक कोने में सोना पड़ रहा था। वो भी आपको हजम नहीं हुआ और हमें नीचे गिरा दिया, बेड से। तारा देव के ऊपर झुककर बोलती है, देखिए। देव अपनी इंडेक्स फिंगर आगे करके उसे बोलता है। देव उसकी कमर में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए बोलता है, देख ही तो रहे हैं। देव की नजर तारा के क्लीवेज पर थी। झुकने की वजह से उसका क्लीवेज हल्का हल्का शो हो रहा था। देव की नजर तो बस उसमें ही ठहर गई थी। तारा देव से दूर जाने लगती है, लेकिन देव उसे छोड़ता नहीं है। वो उसे ऐसे ही पकड़े रहता है। तारा देव की इतनी मजबूत पकड़ की वजह से हिल ही नहीं पा रही थी। तारा को अचानक ही अजीब सा फील होने लगता है। उसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए थे। तारा देव के सीने में जोर जोर से मारने लगती है। देव को दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अब उसको भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तारा को झट से छोड़ देता है। तारा वहां से जल्दी से भागते हुए सीधे वॉशरूम में चली जाती है। देव तारा को ऐसे भागते देख, वो भी तारा के पीछे पीछे आ जाता है और तारा को ऐसे वॉमिटिंग करते देख उसके बालों को पकड़कर उसके पीछे कर देता है। वो उसकी पीठ को सहलाने लगता है। तारा को अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। देव उसे देखते हुए बोलता है, आर यू ओके? तारा बस अपना सर हाँ में हिला देती है और अपने चेहरे को अच्छे से धुल कर टॉवल से साफ करते हुए बाहर आकर बेड पर बैठ जाती है। देव परेशान भरी नजरों से उसे देखते हुए बोलता है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तारा उसे देखते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली, प्रोफेसर, इट्स नॉर्मल, प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है, अब इतने से के लिए डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत नहीं है ना, और आज दीदी का बहुत इम्पोर्टेंट डे है जो हम अपनी वजह से बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। दीदी को आप कुछ भी मत बताएगा और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वॉमिटिंग है और प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना आम बात है। वहीं दूसरी तरफ नीचे किचन में मेघा कुछ कर रही थी। वो शायद जूस बना रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। पहले तो इतना ज्यादा गौर नहीं करती, पर जब उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आती है कि उसके पीछे कोई जरूर खड़ा है, वो पीछे मुड़कर देखती है तो शॉक रह जाती है। पीछे मलंग आराम से खड़ा बस एक तक उसे ही देखे जा रहा था। मेघा उसे इग्नोर करके दोबारा से अपने काम में लग जाती है। मलंग उसे देखते हुए बोलता है, अरे यार, कितनी अजीब लड़की हो तुम। यहाँ तुम्हारे सामने इंडिया का फेमस रॉक स्टार मलंग खड़ा है और तुम हो कि इग्नोर कर रही हो। लड़कियां जिस पर मरती है, तुम उसे इग्नोर कर रही हो। मेघा जूस का ग्लास वही रखकर मलंग को देखते हुए बोलती है, तो क्या मैं आपकी आरती उतारूं या फिर क्रेजीनेस की तरह आपके गले लग जाऊं? आई एम योर फैन, बट एस नॉट मीन कि मैं आपके गले ही पड़ जाऊं। फैंस की भी एक सीमा होती है, जो हमें अच्छे से पता है। तो आप ये फालतू की बकवास करना बंद करें या आपका शायद ईगो हट हो गया ना। लड़कियां आपको देख करके क्रेजी हो जाती हैं और मैं आपको देखकर क्रेजी नहीं हूँ। Because you are always in mask, but today you are standing in front of me and you say you are Malang, India's famous rockstar. How can I accept that you are the famous rockstar Malang? मलंग उसे देखते हुए बोलता है, जाओ, जाकर तारा से पूछ लो। तारा की फ्रेंड होगी, वो बताएगी हु एम आई। अब मुझे तुम्हें बताना ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेघा, जो जूस का गिलास लेकर वहां से जा रही थी, मलंग की आखिर बात सुनकर गिलास वही स्लैब पर रख मलंग को घूरते हुए बोलती है, लिसन मलंग, आई एम योर फैन नॉट योर क्रेजीएस्ट फैन, की मैं भी तारा की तरह क्रेजी हो जाऊं। चिल्ला चिल्ला करके बोलूं कि मलंग मलंग माय फेमस, माय फेवरेट रॉक स्टार, मलंग इज हर, आई एम नॉट थॉट टाइप, और हाँ, फैन हूँ तुम्हारी, इतनी क्रेजी नहीं कि गले ही पड़ जाऊं। मुझ में और तारा में बहुत डिफरेंस है, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी सुबह सुबह जाकर तारा को डिस्टर्ब करूंगी? उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। खैर, आपसे कुछ बोलना ही बेकार है। मलंग मेघा से कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी मेघा के कानों में अर्चना की आवाज पड़ती है, जो उसे बुलाते हुए बोल रही थी, मेघा, इधर आओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मेघा मलंग को पूरी तरीके से इग्नोर करके किचन के बाहर चली गई थी। वही हाल में अर्चना उसका इंतजार कर रही थी। वही किचन के अंदर मलंग जाती हुई मेघा को बस देखता ही रहता है। वह खुद से ही बोलता है, इसको इसको मैंने कहीं तो देखा है। आखिर कहाँ देखा है? मुझे याद ही नहीं आ रहा, पता तो लगाना पड़ेगा। इसकी आवाज, इसकी आंखें, सब कुछ जान पहचानी लग रही हैं, और हमें उस लड़की को भी तो ढूंढना है। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है, लेकिन उसे वो लड़की याद ही नहीं आ रही थी कि वो लड़की कौन थी।
मेघा अर्चना के साथ बाहर बैठी हुई थी। तभी वहां पर नील एक ड्रेस लेकर आता है और अर्चना को देते हुए बोलता है, ये लीजिए आपकी ड्रेस। अर्चना नील से वो ड्रेस ले लेती है और मेघा की तरफ देखते हुए बोलती है, आज का दिन बहुत बड़ा है मेघा, आज से तुम्हारी करियर की शुरुआत होगी। आज ये ड्रेस हमने खास तुम्हारे लिए ही मंगवाया है। इस ड्रेस में तुम सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगी। शाम के वक्त प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है तो शाम को रेडी रहना। इतना बोलकर वो उसके हाथ में वो ड्रेस दे देती है। वो ड्रेस एक वाइट कलर के बड़े से बॉक्स में थी। कोई नहीं जानता था कि उस बॉक्स के अंदर कौन सी ड्रेस है, अर्चना के अलावा। अर्चना ने ही वो ड्रेस सेलेक्ट करी थी और मेघा के लिए मंगवाई थी। उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उस व्हाइट कलर के बॉक्स के अंदर कौन सी ड्रेस और किस रंग की ड्रेस है। मेघा वो बॉक्स लेकर सीधे अपने रूम में चली जाती है और उस बॉक्स को रखकर दोबारा किचन में आ जाती है। वो जैसे ही किचन में आती है, वो गुस्से में अपने सामने खड़े मलंग को घूरने लगती है, क्योंकि मलंग जूस पी गया था जिसे मेघा ने तारा के लिए बनाया था। मेघा जल्दी से अंदर आती है और मलंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा बनाया जूस पीने की? ये जूस आपके लिए था जो आपने पिया है। मलंग उसे देखते हुए बोलता है, रिलैक्स, सिर्फ एक जूस ही तो था, पी लिया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? दूसरा बना लेना। मेघा उस पर ही चढ़ते हुए बोलती है, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? एक तो आपने बिना हमसे पूछे हमारा बनाया जूस पी लिया और फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ओवर रिएक्ट कर रही हूँ मैं। मलंग उसे शांत करते हुए बोलता है, प्लीज शांत हो जाओ, कितना शोर कर रही हो? सॉरी, मैंने जूस पी लिया, अभी तुम्हें बनाकर देता हूँ। मेघा उसे रोकते हुए बोलती है, नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है, मैं बनाई थी, मैं खुद ही दोबारा बना लूंगी, तो आप प्लीज जाइए यहाँ से। वो मलंग पर चिल्लाते हुए बोलती है, लेकिन मलंग वहां से हिलता ही नहीं है। मेघा दोबारा उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज हमने कहा जाए यहाँ से। मलंग को मेघा थोड़ी अजीब लग रहा था कि सिर्फ एक जूस पी लेने से वो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। मेघा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, हे दुर्गा माँ, उस जूस में तो हमने दवाई मिलाई थी तारा की। तारा दवाई नहीं खाती है टाइम से, हमें अच्छे से पता है, इसलिए हम रोजाना उसे दवाई देते हैं, उसको जूस में मिलाकर, ये बात वो भी अच्छे से जानती है। लेकिन ये बेवकूफ रॉकस्टार पूरा का पूरा जूस पी गया, कहीं इस पर दवाई के साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। वो दवाई तारा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर उसे रोजाना दवाई ना दी जाए तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। ये दवाई उसकी प्रेगनेंसी में साइड इफेक्ट भी नहीं करेगी, इस दवाई से उसकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये बेवकूफ रॉकस्टार। मेघा खुद से ही बोलती है, मेघा काम डाउन और जल्दी से तारा के लिए जूस तैयार करना, ऐसे हालात में इस दवाई का सुबह देना बहुत जरूरी है। मेघा जल्दी जल्दी जूस तैयार करती है और कुछ सोचकर अपनी पैंट की जेब से एक गोली निकालकर उसे उसमें मिला देती है। उस जूस में उस गोली को अच्छे से मिला देती है और सीधा तारा के रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे सीढ़ियों से देव नीचे आता हुआ दिखता है। मेघा उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके सीधा तारा के रूम की तरफ चली जाती है। तारा का रूम हल्का खुला हुआ था। वो डोर खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। शौर्य का रूम। शौर्य क्लोजेट रूम से बाहर निकलता है। उसने इस वक्त ग्रे कलर का टॉक्सिडो सूट पहना हुआ था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को सेट करने लगता है। उसकी नज़र शीशे से ही पीछे बेड पर लेटी देवांशी पर पड़ती है, जो अभी भी सो रही थी। उसकी आंखें बंद थी। शौर्य खुद से ही बोलता है, ये इतनी देर तक तो सोई नहीं है, हमेशा जल्दी उठ जाती है, 6 बजे, लेकिन आज क्या हुआ वाईफी को, इतनी देर तक सो रही है? कहीं वाईफाई की तबीयत तो नहीं खराब है? इतना बोलकर वो अपने सेट किए हुए बालों को छोड़ देता है। वो अपने बाल पूरे सेट भी नहीं करता और सीधे अपने लंबे कदम देवांशी की तरफ बढ़ा देता है। वो देवांशी के पास पहुंचकर उसके माथे पर अपने हाथों को रखकर चेक करता है। देवांशी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। वो खुद से ही बोलता है, वाईफी को फीवर तो नहीं है, टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो देवांशी को जागते हुए बोलता है, वाईफी गेट अप, सुबह के 9 बजे बज गए हैं, कितनी देर तक सोना है, गेट अप वाईफी। देवांशी शौर्य को अपनी खुली आंखों से देखती है और दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके हाथ उसके पेट पर थे। शौर्य को कुछ अजीब लग रहा था। वो ब्लैंकेट अलग करके देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। देवांशी के नाइट सूट का वो व्हाइट पेंट, उसकी लोअर पार्ट्स और वही वो बेड भी खून से सना था।
शौर्य एक गहरी सांस लेकर उसे दोबारा ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वो देवांशी के पास बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बेहद प्यार से बोलता है, यू गॉट योर पीरियड्स। देवांशी अपना सर हाँ में हिला देती है। उसकी पकड़ अभी भी अपने पेट पर थी। वो अपनी पकड़ को अपने पेट पर मजबूत करती जा रही थी। उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो बेड से जरा सी भी हिल नहीं पा रही थी। शौर्य उस ब्लैंकेट को दोबारा देवांशी के ऊपर से अलग कर देता है और देवांशी को अपनी बाहों में उठाकर सीधे अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। वो अपने लंबे लंबे कदम रख रहा था। वो जल्दी ही अपने लंबे कदमों से वॉशरूम के अंदर पहुंच जाता है और देवांशी को टॉयलेट सीट पर बैठा देता है और खुद बाहर निकल आता है। वो बाहर आकर सीधा अलमीरा की तरफ चला जाता है। वो अलमीरा में कुछ ढूंढने लगता है। जल्दी उसके हाथ में कुछ आ जाता है, जिसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और जल्दी से इस चीज को अपने हाथ में लेकर सीधे वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो देवांशी के सामने खड़ा था। देवांशी टॉयलेट सीट पर बैठकर सिर्फ शौर्य के ही आने का इंतजार कर रही थी। शौर्य उसके पास पहुंचकर उसके हाथों में उस मेंस्ट्रुअल कप को देते हुए बोलता है, ये लो और जल्दी से चेंज करके बाहर आओ और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। मैं यही बाहर ही हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देवांशी जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। उसके आगे देवांशी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि शायद वो वहां से चला ही गया था। देवांशी जल्दी से अपना पेंट उतार कर वही नीचे फेंक देती है। उसका वो व्हाइट पैंट पूरी तरीके से खून से सन गया था और वो सन्नता ही जा रहा था।